हेलो बच्चों, इट्स मी अजय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। वी विल कवर दिस चैप्टर इन वन शॉट। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे एंड रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी देखेंगे। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Now, first of all, we study about some basic concepts like physical quantity. What is physical quantity? Physical quantity क्या होती है? फिजिक्स में हर वो चीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके। जैसे कि एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, फोर्स, टेम्परेचर, ये सब चीज़ जो है इसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब पहले पढ़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि एग्जांपल में देखते हैं, जैसे लेंथ, मास और टाइम, ये तीन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज में अगर देखें तो जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनती हैं उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, और भी कई सारे एग्जांपल्स है। इन सबको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम इसे ड्राइव करते हैं। मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की हेल्प से हम किसी की यूनिट बनाते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है, तो इसीलिए बोलते हैं इसे ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बारे में और पढ़ते हैं। जो यूनिट्स इंडिपेंडेंट होती है और किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव नहीं की जा सकती उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल यूनिट जो सात होती हैं एसआई सिस्टम के अंदर। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब लेंथ, लेंथ को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? मीटर में। ये तो आप पढ़ा ही होगा, टेंथ में पढ़ा होगा मेनली। मास, इसको किलोग्राम में करते हैं। टाइम सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। टेम्परेचर को केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ये सात ऐसा यूनिट्स होती हैं मेनली जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने टॉपिक्स पे, जैसे कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं कि डायमेंशन आखिर होते क्या है। डायमेंशंस मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, इसी को बोलते हैं डायमेंशंस। यानी जैसे इसमें क्या लिखा है, डायमेंशंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट कंट्रीब्यूशन बाय फंडामेंटल यूनिट। मतलब वही था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जिसे हम मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में उसमें रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सके, और उसी को बोलते हैं डायमेंशंस। और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। अब कुछ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्पीड। स्पीड, इसका हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन इसके निकाले तो कैसे निकलते हैं? डायमेंशन हमें निकालने हैं मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में। इन्हीं के टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करते हैं हम। मास, इसमें मास, कोई भी मास की कोई क्वांटिटी है ही नहीं, तो मास हो गया है जीरो। इसमें मीटर है, ये लेंथ की यूनिट होती है मीटर। सो एल की पावर वन, यहाँ एन की पावर वन है, यहाँ एल की पावर वन होगी। ये पर सेकेंड है, एस मतलब टी की पावर माइनस वन।
अब एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम। स्पीड की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड होती है, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई एक्सलेरेशन की यूनिट। डायमेंशंस m0 कोई भी मास की क्वांटिटी नहीं है, l1 लेंथ की क्वांटिटी है, t-2 पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम, मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला मास इंटू स्पीड, मास इंटू स्पीड इसका फॉर्मूला हो गया। उसकी यूनिट निकाले तो मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, स्पीड की मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की यूनिट हो गई। तो इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। डायमेंशंस क्या होंगे इसके, m1 l1 t-1। और एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, और यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस m0 l2 t0। इसी तरीके से वॉल्यूम भी है एक क्वांटिटी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हमें बचपन से याद है। यूनिट मीटर क्यूब, और डायमेंशंस m0 l3 t0। फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सलेरेशन, एफ इजिकल्स टू मास इंटू एक्सलेरेशन, ये तो पढ़ा है फॉर्मूला हमने। तो उसकी यूनिट निकाले तो मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सलेरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या हुई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस कैसे लेंगे इसके, m1 इसमें किलोग्राम मास की क्वांटिटी है तो m1 हो गया, मीटर m की पावर 1 है तो l की पावर 1 हो गई, यहाँ s की पावर -2 है तो यहाँ t की पावर -2। ये इसके डायमेंशंस आ गए m1 l1 t-2। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। अब मास 1/2 जो है तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। मास, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम। स्पीड, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस m1 किलोग्राम, l2 मीटर स्क्वायर, t-2 पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इसको रो बोलते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमेंशंस m1 l-3 t0। t0 क्यों है, क्योंकि इसमें टाइम की कोई क्वांटिटी है इसलिए। प्रेशर, प्रेशर को p से डोनेट रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फोर्स अपॉन में एरिया प्रेशर का। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब एक यहाँ पर नीचे मीटर स्क्वायर है, ऊपर मीटर है, पावर एक कैंसिल हो गई तो नीचे क्या बचेगा m की पावर 1, ऊपर m कुछ भी यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। सो यूनिट क्या बनी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस m1 l-1 t-2। अब नेक्स्ट क्वांटिटीज क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बोलते हैं इसे। फॉर्मूला क्या होता है 1/, में टाइम, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/, टाइम, और इसकी यूनिट क्या होगी 1/, में एस, यानी कि पर सेकेंड, यूनिट हो गई पर सेकेंड। और हर्ट्स भी बोलते हैं इसी को, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। डायमेंशंस m0 l0 t-1, सिर्फ टाइम की ही क्वांटिटी है इसमें, मास की और मीटर की कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए हो गए 0 और t-1 बचा। और वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, और यूनिट फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। सो यूनिट क्या बनी इसकी वर्क की किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस m1 l2 t-2। इम्पल्स, इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू टाइम।
फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकेंड, एस की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एस की पावर -2 है, एक 1 से एक -1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एस की पावर -1। तो यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस m1 l1 t-1। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने 10th में भी पढ़ा है। एम जी एच होता है। एम मतलब मास, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब हाइट। तो फॉर्मूला हुआ एम जी एच, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास की यूनिट किलोग्राम, हाइट की यूनिट मीटर। अब मल्टीप्लाई में पावर होती है हमेशा ऐड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस m1 l2 t-2। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस। टॉर्क हम ज़्यादातर निकालते हैं किसी रोटेशनल बॉडी के लिए, जब बॉडी जो है रोटेट करती है, मोशन में आती है, जब रोटेशन मोशन में, तब हम इसमें निकालते हैं टॉर्क को। इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू में रेडियस, यूनिट फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर, सो मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगी टॉर्क की यूनिट। डायमेंशंस m1 l2 t-2 होगी। रिलेटिव, रिलेटिव ये क्वांटिटी है भी, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, यूनिट जो है दोनों की सेम है, तो यूनिट जो है दोनों की कैंसिल हो गई, तो ये क्वांटिटी कैसी बन गई, यूनिट लेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जब ये यूनिट लेस है तो इसके कोई डायमेंशंस भी नहीं होंगे, तो ये डायमेंशन लेस भी होंगे इसलिए। तो ये तो हमारा टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर ऐड हो रही हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो तभी पॉसिबल होते हैं जब उनके डायमेंशंस जो है सेम हो, और जो इनका रिजल्ट आएगा उसके भी डायमेंशंस बिल्कुल सेम होते हैं। ये तभी एप्लीकेबल होता है। इसमें भी यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर, then it is only possible if they have same dimensions. The result obtained will also have that same dimensions. मतलब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर एक साथ ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये तभी पॉसिबल है जब उनके डायमेंशन सेम हो, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी, उसके भी डायमेंशंस सेम होते हैं। जैसे ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू जेड, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है जो ऐड हो रही है, और इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास z है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ z। एक और एग्जांपल, जैसे ये है p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू m। अब इसमें ऐड भी हो रही है क्वांटिटीज और सब्ट्रैक्ट भी हो रही है, और जो रिजल्ट है वो हमें m मिल रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब इसमें हम लगाएंगे, तो डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ q इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ r इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ m। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे और बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक जैसे क्वेश्चन है, f इज इक्वल्स टू ए वी स्क्वायर प्लस बी टी। एफ, इसमें हमारे पास फोर्स है, ए जो है वो एक अननोन क्वांटिटी है, इसकी हमें डायमेंशंस निकालने हैं ए के। वी, इसमें वेलोसिटी है। बी, ये भी एक अननोन क्वांटिटी है, इसके भी डायमेंशंस हमें निकालने हैं। और टी जो है टाइम है। अब फोर्स के, वेलोसिटी के और टाइम के जो यूनिट्स और डायमेंशंस हैं वो तो हमें पता है, तो उसी का यूज़ करके हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे और ए और बी के डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे।
अब सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं। डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ बी टी। अब इन दोनों क्वांटिटीज को पहले ले लो अलग, फिर इसको और इसको एक साथ लेंगे। पहले डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए वी स्क्वायर, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ए वी स्क्वायर है, इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं हम। डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए इंटू डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर। अब फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस टू। ए के डायमेंशंस हमें निकालने हैं तो इसको एज इट इज रखेंगे। वेलोसिटी, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? m0 l1 t माइनस टू और t माइनस वन मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर v स्क्वायर है, v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी कि m0 l2 t माइनस टू, ये होंगे वेलोसिटी के डायमेंशंस स्क्वायर करने के बाद। अब इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे तो ए के डायमेंशंस किसके इक्वल आ गए? m1 l1 t माइनस टू अपॉन में m0 l2 t माइनस टू। अब क्वांटिटीज अपॉन में है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस माइनस टू, तो ये क्या बना? माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू 0। तो ए के डायमेंशन हमें क्या मिले? m1 l माइनस वन टी 0। इसी तरीके से पहले हमने f को ए वी स्क्वायर के इक्वल रखा, अब f को इक्वल करेंगे बी टी के। सेम स्टेप्स वैसे ही हम फॉलो करेंगे जैसे इस वाले में कराए थे ए के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए। अब इसमें भी यही करेंगे, f इज इक्वल्स टू बी टी। अब दोनों को सेपरेट करा, f के डायमेंशंस इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ b इंटू डायमेंशंस ऑफ t। f के डायमेंशंस क्या है? m1 l1 t माइनस टू। b के डायमेंशंस हमें निकालने हैं और t के डायमेंशंस m0 l0 t1। इसको अपॉन में ले गए, अब माइनस कर देंगे। m 1 माइनस जीरो 1, 1 माइनस जीरो 1, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो b के डायमेंशंस क्या मिले हैं हमें? m1 l1 t माइनस थ्री। यहाँ पर भी वही है m1 l1 t माइनस थ्री। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन पूरा करा। यही सेम अप्रोच चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर यही स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं हमेशा, तो क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन क्या गिवन है? E इज इक्वल्स टू एक्स वी स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट टी। अब E क्या है? एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशंस हमने पढ़े थे पहले, एक्स वी स्क्वायर, एक्स की डायमेंशंस निकालने हैं, वी स्क्वायर, वी क्या है इसमें? वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस भी पता है, वाई अननोन क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन निकालने हैं, अंडर रूट टी, टी टाइम है, टाइम के डायमेंशंस भी पता है। तो सेम वही अप्रोच रखेंगे इसमें भी। डायमेंशंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू एक्स वी स्क्वायर डायमेंशंस। सॉरी बच्चों, वो अचानक से मेरे फ़ोन का भी अलार्म बच गया था, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई। कोई नहीं, दोबारा से हम अप्लाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को ये वाला। इसमें हमें एक्स और वाई के डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। ई एनर्जी है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है, इनके डायमेंशंस हमें पता है। अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। डायमेंशंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एक्स वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ वाई अंडर रूट टी। अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टेप्स अप्लाई करेंगे इसमें हम। ई को एक्स वी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रख दिया। अब एक्स और वी स्क्वायर को अलग अलग सेपरेट करा, फिर ई के और वी स्क्वायर के डायमेंशंस ने रख दिए, जो जिसके पता है, जिसके नहीं पता उसको एज इट इज वैसे रखना है। अब इसको इसके अपॉन में ले गए, एक्स के यहाँ पर डायमेंशन आ गए m1 l0 t0। इसी तरीके से अब ई को वाई अंडर रूट टी के इक्वल करेंगे, सेम वही अप्रोच। दोनों को सेपरेट करा अलग अलग, ई के डायमेंशन रखे m1 l2 t-2, वाई इसको एच डी रखा अंडर रूट टी
टी के डायमेंशंस क्या होते हैं, m0 l0 t1, और अंडर रूट टी है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। पावर 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो m0 l0 t की पावर 1/2 हो गई। अब इसको अपॉन में ले गए इसके, तो y के डायमेंशंस क्या है हमारे पास, m1 l2 t -5/2। ये आ गए y के डायमेंशंस, x के भी मिल गए, y के भी मिल गए। इसी तरीके से प्रिंसिपल फॉर्म यूनिटी क्वेश्चन को करना है। और नीचे 2 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, खुद से ट्राई जरूर करना। क्वालिटी थोड़ी सी लगभग फोटो की ठीक नहीं आई, लेकिन एडजस्ट कर लेना आप। बाकी सेम वैसे ही क्वेश्चन से जैसे ऊपर करें हमने दोनों। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है चेकिंग ऑफ फॉर्मूला एंड करेक्टिंग। इसमें क्या करेंगे हम, फॉर्मूला हमें गिवन होगा, उसके डायमेंशन हम चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं, और उसको करेक्ट करेंगे अगर इक्वल नहीं है तो। A given formula is correct only if its left hand dimension is equal to its right hand dimension। जो हमें फॉर्मूला गिवन होगा वो तभी करेक्ट होगा जब उसके लेफ्ट हैंड डायमेंशंस इक्वल होंगे राइट हैंड डायमेंशन के। ये प्रिंसिपल यही कहता है। अब इसे क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, चेक द फॉर्मूला एंड करेक्ट इट। एफ इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर टी बाई एम। एफ है फोर्स, पी है मोमेंटम, टी है टाइम, एम है मास। तो लेफ्ट हैंड डायमेंशंस पहले चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l1 t-2। राइट हैंड डायमेंशंस में क्या क्या है हमारे पास, मोमेंटम है, टाइम है, और अपॉन में मास है। मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l1 t-2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। टाइम के डायमेंशंस m0 l0 t1, अपॉन में मास के डायमेंशंस m1 l0 t0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m1 l2 t-1। ओके। अब लेफ्ट हैंड डायमेंशन, ये है लेफ्ट हैंड डायमेंशन, इसको इसके ऊपर चेक करते हैं इक्वल है नहीं है। तो अब इसको इक्वल नहीं, मतलब गिवन फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट है। अब हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये इसको हमें इसके इक्वल बनाना है। अब इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड डायमेंशन को इसमें से राइट हैंड डायमेंशन जो हमारे पास आए इसमें इसको माइनस कर दो। तो डायमेंशंस क्या है, m1 - 1 0, l1 l2 1 -2 -1, -2 -1, -2 +1 हुआ, यानी कि -1 बचा। तो करेक्टिंग डायमेंशन हमारे पास क्या आ गए, m0 l-1 t-1। ओके, ये हमारे पास डायमेंशन आ गए करेक्ट। अब ये जो करेक्ट डायमेंशंस है, इसे और जो राइट हैंड डायमेंशन जो हमारे पास रॉन्ग आए थे, इन दोनों को सम कर दो। इन दोनों का सम करने पर हमारे पास लेफ्ट हैंड डायमेंशन यही आ जाएंगे एच डी। अब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन जो है वो इक्वल है राइट हैंड डायमेंशन को। तो अब दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। E इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी अपॉन में वी स्क्वायर। ई इसमें गिवन है एनर्जी, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस m1 l2 t-2। फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस m1 l1 t-2। टाइम t, इसके सेकंड होती है यूनिट m0 l0 t1। डायमेंशंस v स्पीड है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस m0 l1 t-1। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा सेम एज इट इज इस क्वेश्चन को भी करना है। लेफ्ट हैंड डायमेंशन निकालेंगे पहले, लेफ्ट हैंड डायमेंशन ई, ये रहे डायमेंशंस m1 l2 t-2। राइट हैंड डायमेंशन हमारे पास फोर्स है, टाइम है, और वेलोसिटी का स्क्वायर है। okay. तो फोर्स के डायमेंशन हमने रखे, ये आया m1 l1 t-2। टाइम के डायमेंशंस m0 l0 t-1। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी के डायमेंशंस मीटर पर सेकेंड m0 l1 t-1। तो स्क्वायर करा m0 l2 t-2 आया। अब इसे सॉल्व करेंगे
मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा हमारे पास, m1 प्लस 0 1, m1 l1 -2 प्लस -1, नहीं ये -1 नहीं है, ये +1 है, ये टाइम है, सिर्फ टाइम का +1 होता है। तो -2 +1 -1 बचा। तो डायमेंशंस क्या बचे ऊपर हमारे पास, m1 l1 t -1। अब इस डायमेंशन को हम माइनस करेंगे नीचे वाले डायमेंशन से, m1 l1 t -1 को m0 l2 t -2 से माइनस करेंगे। 1 -0 1 m1 और l1 -2 -1 बचेगा। और ये वाला गलत है, तो यहाँ पर -1 आना है। यहाँ -1 है और t -1 है ऊपर, अपॉन में -2 है। तो -1 -2 -1 +2 यानी +1 बचा है। m1 l-1 t1, ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे। अब ये जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड डायमेंशन के इक्वल नहीं है, तो गिवन फॉर्मूला जो है इनकरेक्ट है। अब इसको हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड डायमेंशन को राइट हैंड डायमेंशन से जो आए हैं इसमें माइनस कर दो, यानी कि m1 यहाँ पर m1 1 -1 0 m0 l2 यहाँ -1 l2 है, यानी कि 2 माइनस -1 यानी 2 + 1 है 3, यहाँ आएगा 3 प्लस का 3 एंड t -2 -1 यानी -3 माइनस का 3 आएगा। तो ये माइनस है, -3। अब ये तो हमारे पास करेक्टिंग डायमेंशन आ गए। अब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये वाले डायमेंशन सेम आ जाएंगे। ओके, तो ये अप्रोच रखनी है सेम इस टाइप के क्वेश्चंस में। और एक क्वेश्चन है अब ये वाला आपके लिए होमवर्क, खुद से ट्राई जरूर करना, आंसर भी इसमें गिवन है। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन के अंदर थर्ड प्रिंसिपल, जो हम पहले कर रहे थे। दो प्रिंसिपल हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सेकेंड इज चेकिंग ऑफ फॉर्मूला एंड करेक्टिंग। दोनों प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिया। अब थर्ड प्रिंसिपल है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसमें हम फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ इट डिपेंड्स ऑन मास लेंथ एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है टाइम पीरियड के लिए जो पेंडुलम का होगा, अगर वो डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा यहाँ पर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब कि टाइम हमारा मास पर डिपेंड कर रहा है, मास लिख लिया। और टाइम हमारा लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ लेंथ भी लिख लिया। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर मास है, मास की जो पावर है उसको हमने कांस्टेंट ले लिया, मास लेंथ और ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों की पावर को हमने कांस्टेंट में ले लिया है, ए बी सी। तो अब हम इन सबको कंबाइन करके लिखे तो टाइम टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए इंटू लेंथ एल की पावर बी इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की पावर सी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। सो टी इज इक्वल्स टू के एम की पावर ए
एल की पावर बी जी की पावर सी। इतना हो गया। अब इसके आगे हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन। अब लेफ्ट हैंड डायमेंशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम। टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं, m0 l0 t1 डायमेंशंस मिल गए। अब इसी तरीके से राइट हैंड डायमेंशन को लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या है, m की पावर a l की पावर b g की पावर c। इसी तरीके से मास m की पावर a है, यानी कि मास मास का डायमेंशन क्या होता है m1 l0 t0। अब डायमेंशन फिर इसकी जो पावर है वो a है। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा m की पावर a l की पावर 0 t की पावर 0। तो m की पावर a के डायमेंशंस क्या है, m की पावर a l की पावर 0 t की पावर 0। इसी तरीके से l के डायमेंशंस निकालेंगे, क्या आएंगे m की पावर 0 l1 t0। इसकी पावर क्या हुई b, b को अंदर मल्टीप्लाई करा m0 lb t0। ऐसे ही g, g की पावर c है। यहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डायमेंशन क्या बने m0 l1 t माइनस 2 और इसकी पावर क्या है c है। अब c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा m0 l की पावर c t की पावर माइनस 2 c, t की पावर माइनस 2c हो गया। यहाँ l की पावर 1 है तो c मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर क्या आई c। यहाँ t की पावर माइनस 2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर t की पावर माइनस 2c आया। अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड डायमेंशन भी निकाल लिए सब, राइट हैंड डायमेंशन भी निकाल लिए सबकी। अब लेफ्ट हैंड डायमेंशन को इक्वल करेंगे राइट हैंड डायमेंशन को। अब ये वाले जो डायमेंशन थे t के वो इक्वल करेंगे इन तीनों के डायमेंशंस के इक्वल, जैसे हमने ये फॉर्मूला क्रिएट कराया था। टाइम इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है वो तो छोड़ो उसे, m की पावर a l की पावर b g की पावर c। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से यहाँ सबके डायमेंशंस रखने हैं। t था यहाँ पर लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या थे, t के डायमेंशंस m0 l0 t1। राइट हैंड साइड में कौन कौन से हैं, मास लेंथ और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन तीनों के भी डायमेंशन यहाँ रखे हमने। m के डायमेंशंस क्या आए थे, m की पावर a l की पावर 0 t की पावर 0। इसी तरीके से l के डायमेंशंस m की पावर 0 l की पावर b t की पावर 0। इसी तरीके से g की डायमेंशंस, g के डायमेंशंस क्या है m की पावर 0 l की पावर c t की पावर माइनस 2c। अब ये तीनों तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। अब ऐड करेंगे तो m की पावर यहाँ पर क्या है 0 है, m की पावर यहाँ a है, यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ पर भी m की पावर 0 है। तो इन्हें ऐड करने पर क्या आया m की पावर a। इसी तरीके से l की पावर्स को ऐड करेंगे, l की पावर्स यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ l की पावर b है, यहाँ l की पावर c है। तो ऐड करा तो क्या आया l की पावर b प्लस c। ऐसे ही t की पावर्स को भी ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या है t की पावर 0, यहाँ पर भी t की पावर 0, यहाँ पर t की पावर माइनस 2c। तो ऐड करने पे t की पावर माइनस 2c। तो ओवरऑल क्या बना हमारे पास m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर a l की पावर b प्लस c एंड t की पावर माइनस 2c। अब यहाँ पर इन दोनों को ही इक्वल करा, m यहाँ पर भी m के डायमेंशन है, यहाँ पर भी m के डायमेंशन है, तो m की पावर 0 है, यहाँ पर m की पावर a है। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा a की पावर 0। ओके, एक कांस्टेंट हमने यहाँ से निकाल लिया a की पावर आ गई 0। अब इसी तरीके से l को इक्वल करेंगे, यहाँ पर क्या है l की पावर 0 और यहाँ है l की पावर b प्लस सी। तो 0 इज इक्वल्स टू b प्लस सी, यानी कि b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होगा ना। अब ये वाला है देखते हैं एक t की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ t की पावर माइनस 2c है।
अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 = -2c, ये रहा -2c = 1। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाली हमने, -2 जो है अपॉन में चला गया 1 के, तो c की वैल्यू आई -1/2। अब इस -1/2 को उठा करके हमने b + c = 0 इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसमें पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई b - 1/2 = 0, तो b की वैल्यू आई 1/2। अब a, b और c तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2। अब इनकी वैल्यूज को उठा करके ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, इसमें पुट कर देंगे। तो t = k कांस्टेंट है, m की पावर a, a की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पर m की पावर 0 हो गया। l की पावर b, b की वैल्यू 1/2, l की पावर 1/2 एंड g की पावर c, c की वैल्यू -1/2, तो g की वैल्यू यहाँ पर क्या आई -1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, एंड -1/2 इसका मतलब है अंडर रूट में तो है पर ये इसके अपॉन में जाएगा, यानी कि ये अपॉन में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया t = k √L/√g। m की तो कोई वही नहीं है क्योंकि m की पावर 0 है, तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो फॉर्मूला बना t = k √L/√g। √g अपॉन में क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर -1/2 थी। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का अगला। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इफ इट डिपेंड्स ऑन मास, मोमेंटम एंड टाइम। क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फोर्स के लिए जो डिपेंड करता है मास पर, मोमेंटम पर एंड टाइम पर। सेम वही अप्रोच रखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम बस a ही रखें, कुछ और, ये कांस्टेंट है, कुछ भी हम अपने मर्जी से रख सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, मोमेंटम पर और टाइम पर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m की पावर a, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम p की पावर b, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम यानी t की पावर c। अब इन दोनों को, इन सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a इंटू p की पावर b इंटू t की पावर c। एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा k। तो f = k m की पावर a, p की पावर b, t की पावर c। ओके, अब लेफ्ट हैंड डायमेंशन = राइट हैंड डायमेंशन। अब इस अप्रोच को रखेंगे यहाँ पर। लेफ्ट हैंड डायमेंशन फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं m1 l1 t-2। अब राइट हैंड डायमेंशंस में m मास, मास की पावर a यानी कि m1 l0 t0, इसकी पावर a है, a को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, m की पावर a, l की पावर 0, t की पावर 0। इसी तरीके से p क्या है मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उससे डायमेंशंस क्या बने m1 l1 t-1, और इसकी पावर क्या है b। अब b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर b, l की पावर b एंड t की पावर -b। ये हमारे पास t की पावर b के डायमेंशंस आ गए। अब t की पावर c है, इसके डायमेंशंस t मतलब टाइम, टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं m0 l0 t1। इसकी पावर क्या है c है, मल्टीप्लाई कर रहा c को अंदर तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर c। अब लेफ्ट हैंड डायमेंशन को इक्वल कर देंगे राइट हैंड डायमेंशन के।
तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन हमारे पास क्या आते हैं, m1 l1 t-2, एंड राइट हैंड में m की पावर a इंटू p की पावर b इंटू d की पावर c। अब इनके डायमेंशन रखे m की पावर a, l की पावर 0, t की पावर 0। ये m के आ गए, यहाँ पर p की पावर b के डायमेंशन रख दिए, यहाँ t की पावर c के डायमेंशन रखे। अब m को m के इक्वल करेंगे, l को l के इक्वल रखेंगे एंड t को t के इक्वल। इससे हमारे पास इक्वेशंस आएगी एंड वैल्यूज में मिलेगी। अब पहले क्या करेंगे, m को m के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर क्या है, m की पावर b, m की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड में, m की पावर 1 है। राइट हैंड साइड में m की पावर a है, m की पावर b है और m की पावर यहाँ पर 0 है। तो इन्हें ऐड जब करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर ऐड होती है। तो ऐड करने पे हमारे पास आया m की पावर a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई ये वाली, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब l की पावर को देखेंगे, l की पावर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। राइट हैंड साइड में जब इन्हें ऐड करेंगे, l की पावर 0, यहाँ पर l की पावर 0 है, यहाँ भी l की पावर 0, यहाँ l की पावर b है। ऐड करने पर l की पावर b आई। सो इक्वल करा तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई, 1। अब b की वैल्यू को हमने यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रख दिया। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 में b की वैल्यू 1 है, a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ प्लस में 1 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। तो a की वैल्यू क्या आई, 0। अब अब थर्ड वाली इक्वेशन बनाएंगे, टाइम वाली। यहाँ t की पावर -2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में t की पावर 0 है, t की पावर -b है एंड t की पावर c है। ऐड करने पर क्या आएगा, -b प्लस सी, -b प्लस सी। और ये किसके इक्वल है, -2 के इक्वल था। b की वैल्यू हमें पता है 1, यहाँ पर b की वैल्यू 1 रखा, तो -1 प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। -1 है, इधर जाएगा +1 होएगा, तो c इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1 एंड c की वैल्यू क्या आई, -1। अब इन तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फॉर्मूला के अंदर रख देंगे। ए बी सी की वैल्यूज को हमने रखा, तो फॉर्मूला क्या बना, f इज इक्वल्स टू के m की पावर 0, p की पावर 1, t की पावर -1। अब t की पावर यहाँ पर -1 है, -1 का मतलब क्या है, ये अपॉन में जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो f इज इक्वल्स टू के p अपॉन में t। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, किसके लिए, फोर्स के लिए, जो डिपेंड करता है मास पर, मोमेंटम पर और टाइम पर। अब एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई जरूर करना। इजी है, सिंपल है, सेम अप्रोच रहेगी जैसे वो था पहले क्वेश्चन में हमने करी। हम सॉल्यूशन भी इसमें है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 4 तरीके होते हैं एंगल को मेजर करने के, रेडियन, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इसमें भी ये लिखा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज कैरिड आउट इन 4 मेथड, रेडियन, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यूनिट हम इस तरीके से लिखते हैं, रेडियन को, डिग्री को ऐसे, मिनट को सिंगल डैश से एंड सेकंड को डबल डैश से। अब रेडियन और डिग्री जो है वो हम मेनली हम यूज किस लिए करते हैं, जब एंगल का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि एंगल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, तब हम यूज करते हैं रेडियन और डिग्री को। जब एंगल की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तब हम यूज करते हैं मिनट एंड सेकंड्स का। सेम यही बात इसमें भी लिखी है, रेडियन एंड डिग्री आर मेनली यूज्ड फॉर हायर मैग्नीट्यूड एंगल एंड मिनट एंड सेकंड आर मेनली यूज्ड फॉर लोअर मैग्नीट्यूड एंगल। बस यही तो कॉन्सेप्ट एंगल मेजरमेंट का। अब ये जो यूनिट है, अब हम देखेंगे यूनिट को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में
या फिर मिनट को सेकंड में, या सेकंड को मिनट में। और रेडियन से अगर हमें सीधा मिनट में जाना हो, सेकंड में जाना हो, या डिग्री से मिनट में जाना हो, सेकंड में जाना हो, या सेकंड से मिनट में जाना हो, डिग्री में जाना हो, या रेडियन में जाना हो, अब किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। यूनिट कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले डिग्री है। डिग्री से रेडियन में अगर हमें जाना है तो क्या करते हैं, डिग्री हमें पता है 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, अब यहाँ पर 180 डिग्री है इक्वल है पाई रेडियन की। तो अब हम 1 डिग्री के लिए निकाले तो कितना होगा, पाई बाई 180। 180 इसके अपॉन में हमने भेज दिया, तो इसके लिए हमारे पास 1 डिग्री के लिए आ गई। 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। हिंदी में भी लिखा है यही, रेडियन और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें उल्टा भी करना हो, सेम वैसे ही प्रोसेस रहता है। पाई रेडियन, पाई जो है एंगल है, रेडियन जो है उसकी यूनिट है। हम्म, और डिग्री जो है ये भी इसकी 180 डिग्री भी यूनिट है डिग्री। अब पाई मतलब 180 डिग्री। तो 1 रेडियन अगर हमें निकालना है तो 180 डिग्री अपॉन में पाई, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा 180 डिग्री को। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मिनट से, अब डिग्री से अगर हमें मिनट में जाना है तो क्या करते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। अब घड़ी में भी अगर हम देखें, जब 60 मिनट होते हैं यानी कि 1 आवर जब होता है, तब 1 डिग्री जो हमारी छोटी वाली सुई होती है वो 1 डिग्री तक मूव करती है जब 60 मिनट हो जाते हैं घड़ी में। हम्म, अब डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही है छोटा सा कॉन्सेप्ट। और इस सेकंड है, सेकंड के लिए, सेकंड में 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो वैसे लिखा हुआ है, अब एक इस तरीके से लिखते हैं, ज़्यादा सिंपल हमें याद हो जाएगा आसानी से। जब भी हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 बाई पाई से। ठीक, और डिग्री से मिनट में जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मिनट से डिग्री में जाना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, एंड मिनट को सेकंड में बदलना हो तो 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड को मिनट में बदलना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आप 3-4 बार लिखोगे तो जल्दी याद होगा। तो लिखना जरूर, 4-5 बार लिख करके ट्राई करना, याद ही हो जाएगा बहुत जल्दी, वो कहीं भूलोगे भी नहीं फिर। और अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक, 32 डिग्री एंड 46 मिनट। 32 डिग्री 46 मिनट, इसको हमें पूरा बदलना है मिनट के अंदर। मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या था, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 32 डिग्री है यहाँ पर, 32 डिग्री, डिग्री को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में बदल गया, मिनट में। और 46 मिनट, ये तो ऑलरेडी मिनट में ही है तो इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हमने ऐड कर दिया 46। तो 32 इंटू 60 1920 होगा, 1920, एंड 46 को ऐड कर दिया तो 1966 मिनट। ये इतने मिनट्स हमारे पास आ गए। ठीक,
एक और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, π/32 रेडियन है। अब इसको मिनट में बदलना है। रेडियन को हम डायरेक्टली मिनट में तो नहीं बदल सकते। हम्म? तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे एंड देन डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? अब रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या सीखा था हमने, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में आ गया। फिर जो डिग्री में आ गया वो आंसर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो वो मिनट में बदल गया। हम्म? अब इसमें भी सेम हम यही अप्रोच रखेंगे। क्या, पहले π/32 रेडियन है, रेडियन को पहले डिग्री में बदलेंगे। π/32 है मल्टीप्लाइड बाई 180/π, 180/π से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसी में ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 60 से। अब ये पूरा का पूरा आंसर जो है हमारा किस में हो गया, डिग्री। अब डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 60 से, तो वो मिनट में आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा, मिनट में। इस तरीके से मल्टी पाई से पाई कैंसिल, काटा पीटी करके ये आया 2700 अपॉन में 8 टोटल मिनट, तो 337.5 मिनट, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट π/4831 रेडियन इनटू सेकंड। पहले हम पहले हमने रेडियन से मिनट में कन्वर्ट किया, अब रेडियन को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेम वही अप्रोच रखेंगे पहले से। पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को फिर मिनट में एंड देन मिनट को सेकंड में। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई, देन डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, एंड अगेन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। बस यही अप्रोच रखनी है इसमें भी। रेडियन ये वाला π/4831 ये रेडियन में है, इसको मल्टीप्लाई करा 180/π से, ये हमारा डिग्री में आ गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये किस में आ गया, मिनट में। फिर दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया सेकेंड में। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा, ये सेकेंड में। बस अब ये एक इजी से क्वेश्चन, डिग्री 45 डिग्री को डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट करना है। हम डायरेक्ट इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में चेंज हो गया। 45 इंटू में 60, ये किस में आ गया, मिनट में। आंसर क्या आएगा, 2700 मिनट। बस एक और है, कन्वर्ट 8290 रेडियन इंटू सेकेंड। अब रेडियन को सेकेंड में फिर से कन्वर्ट करना है, उसी तरीके से वही अप्रोच रहेंगे। पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट में एंड देन सेकेंड में। तो 8290 ये रेडियन में है, पाई नहीं है, कोई बात नहीं। तो 8290 इंटू 180/π, 180/π से जहाँ जैसे हमने मल्टीप्लाई करा इसे, तभी ये डिग्री में आ गया। फिर 60 से मल्टीप्लाई, मिनट में चेंज हो गया, देन अगेन 60 से मल्टीप्लाई, सेकेंड में चेंज हो गया। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, मिनट सेकेंड में। बस अब एक ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, फिर से ट्राई करना। ये सब इजी है, ये तो इजी क्वेश्चन लिए। ये डिग्री है, 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। सेकेंड पार्ट है 1 मिनट को रेडियन में चेंज करो, देन 1 सेकेंड को रेडियन में चेंज करो। बस ये कॉन्सेप्ट वो वाले याद रखने जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये इसी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड कहता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो बेस और हाइपोटेनियस से बहुत छोटी हो, लगभग ना के बराबर, तब हम क्या करते हैं, उसमें हाइपोटेनियस और बेस को अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं। यानी जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी का। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर
यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की। वही हमने इसमें रख करा है, ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, देन बी सी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हो गया, वो इन दोनों का सम जो है किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूज के। अब पैरेलैक्स मेथड के जरिए इसने क्या बोला कि परपेंडिकुलर की लेंथ जब बहुत छोटी हो जाती है हाइपोटेनियस एंड बेस के कंपैरिजन में, तब हाइपोटेनियस एंड बेस को अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं। यानी कि ए बी का स्क्वायर, जो ए बी की जो लेंथ है परपेंडिकुलर की लेंथ लगभग ना के बराबर होगी, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब हटा दिया उसको, है ही नहीं, जीरो होगी उसकी वैल्यू। तो बी सी का स्क्वायर जो है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया, ए सी के स्क्वायर के, यानी बेस का स्क्वायर इक्वल हो गया हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरेलैक्स मेथड जो है हमेशा हेवनली बॉडीज के लिए यूज करा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेथड, इसमें जो डिस्टेंस होता है एक्सट्रीमली लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। हेवनली बॉडीज का मतलब जैसे कि प्लैनेट्स, दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, या जैसे कहूँ सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल है, ये हमारा सन, ये है अर्थ। अब इसके बीच का डिस्टेंस, अर्थ ये है क्या है, रेड, इसका पूरा डायमीटर, अर्थ का डायमीटर है ये पूरा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है सन के पास, ये डी है, यहाँ से भी डी है, अर्थ का रेडियस कैपिटल डी हो गया। तो अब अगर हम यहाँ का एंगल निकालना चाहे तो कैपिटल डी, यानी कि अर्थ का जो रेडियस हुआ अपॉन में इसका सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तो हाइपोटेनियस और बेस अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल कर देते हैं हम उसके। इसीलिए पैरेलैक्स मेथड जो है हेवनली बॉडीज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है इनके बीच का। और थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, थीटा जो है हमेशा रेडियन में रखते हैं थीटा के एंगल को। अब हमने लेट करा है एक ये बॉडी है कोई, यानी कि स्फेरिकल बॉडी है एक, जिसका रेडियस क्या है, आर। एग्जांपल लेते हैं, इसे अर्थ है। हम्म, अब अर्थ का जो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, आर रेडियस। अब अर्थ जो है पूरा इसका एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, यानी कि रोटेट करती है अर्थ को हमेशा। तो रोटेट करते करते पूरा कितने कितने डिग्री तक रोटेट करती है अर्थ, 360 डिग्री। ये मैक्सिमम है, इतना है इसका थीटा एंगल। तो 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है हमारे अर्थ का, ही सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। अब 1 डिग्री अगर हम देखें तो 1 डिग्री के लिए 360 डिग्री जो है अपॉन में आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में 360। अब अगर हमें थीटा निकालना है, थीटा डिग्री के लिए चाहिए, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। अब जो एंगल है वो हमेशा किसमें रखना है, रेडियन में। थीटा जो है हमारा एंगल हमेशा रेडियन में होता है। तो आर्क, अब इनके बीच का जो आर्क है, आर्क अगर हम निकालें, एक ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस। अब इन दोनों के बीच का जो ये आर्क बन रहा है, अब हमें ये निकालना है। तो 2 पाई आर अपॉन में 360, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में है, डिग्री में है 360, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पे किस में हो गया, रेडियन में, इंटू में थीटा, वो तो अलग से ही थीटा एंगल। तो आर्क हमारा किसके इक्वल आया, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई बाई 180। अब
180 इन 180 को 360, इसे हमने 2 बार में कैंसिल कर दिया, 2 बचा अपॉन में, यानी कि टोटल क्या बचा 2 पाई r थीटा अपॉन में 2 पाई। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ r और थीटा। तो r का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, r इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा। अब थीटा निकालना था हमें, रेडियस r जो है वो क्या है रेडियस है, इसको r के क्या अपॉन में भेज दिया, तो थीटा की वैल्यू क्या आई r का अपॉन में रेडियस, ये हमारा बना इसका फॉर्मूला। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 2.3, जो एनसीईआरटी की बुक में होगी फिजिक्स में, आप देख लेना, ट्राई जरूर करना उसे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और पढ़ते हैं, जैसे कि लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होती है, इसका मतलब होता है कि लाइट के जरिए डिस्टेंस कितना कवर्ड किया जाता है एक साल में, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एंड लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। लाइट जो है, लाइट की स्पीड है, लाइट जो है ट्रेवल करती है एक सेकेंड में कितने मीटर, 3 × 10⁸ मीटर, ये है लाइट सेकेंड। अब 60 सेकेंड्स के लिए करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये हमारे पास 60 सेकेंड्स के लिए, 60 सेकेंड्स मतलब कि 1 मिनट। तो 1 मिनट, 1 मिनट में लाइट कितना ट्रेवल करेगी, 180 इंटू 10⁸ मीटर, तो इसको क्या बोलेंगे लाइट मिनट। ये क्या था लाइट सेकेंड, एक सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस को कवर करती है, और 1 मिनट के अंदर 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड, यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया 180 इंटू 10⁸मीटर, लाइट मिनट इसी को बोलते हैं। एक मिनट में लाइट ने इतना डिस्टेंस कवर किया। फिर हमने 60 मिनट्स के लिए अगर हमने निकाला तो दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से मल्टीप्लाई इंटू 180 इंटू 10⁸ मीटर, तो क्या आया 1 आवर, मतलब कि 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है 1 आवर। 1 आवर में लाइट ने कितना ट्रेवल करा 10,800 इंटू 10⁸ मीटर, यानी कि ये क्या हो गया लाइट आवर। लाइट आवर, एक घंटे में लाइट ने इतना ट्रेवल करा 10,800 इंटू 10⁸मीटर। अब ये तो 1 आवर के लिए आ गया। अब अगर हमें निकालना है 1 डे के लिए, कि एक दिन में लाइट कितना ट्रेवल करती है, तो 24, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, तो 24 से हमने मल्टीप्लाई करा है इसमें, 24 इंटू 10,800 इंटू 10⁸मीटर, तो इतने मीटर को लाइट ने ट्रेवल करा है एक दिन में। तो पूरे साल में कितने होते हैं 365 डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तब हमारे पास आएगा 9.64 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना डिस्टेंस जो है लाइट ने कवर करा है 1 ईयर में, और एक साल में जब लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी आई 9.64 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, ये हमने पढ़ा लाइट ईयर के बारे में। अब पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको रिप्रेजेंट करते हैं AU से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस लिए निकालते हैं हम, अब हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, ये तो हम सभी को पता है। एंड बचपन से हमने पढ़ा है कि अर्थ हमारी सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, बट ये ट्रुथ नहीं है।
अर्थ जो है वो हमारी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, उसी के अंदर इवॉल्व करती है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व करती है हमारी अर्थ, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब बचपन में हमने तो यही पढ़ा था कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्टेंस जो है लगभग वो तो सेम ही होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है सन और अर्थ का वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन एंड अर्थ के बीच का, जितने भी मतलब जब हम सभी डिस्टेंस का एवरेज लेते हैं तो उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसकी वैल्यू क्या आती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसमें नोट्स में भी यही लिखा है, द अर्थ revolve around the sun in elliptical orbit due to which its distance from the sun changes continuously। अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है चेंज होता रहता है सन से, कंटिन्यूसली हमेशा चेंज होता रहता है। जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन एंड अर्थ के बीच का, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है पार्सेक। पार्सेक मतलब जब जो हमने पैरेलक्स मेथड पढ़ा था पहले, उसमें जो पैरेलक्स एंगल था यानी कि थीटा, जब थीटा उसमें हमारा 1 सेकेंड या फिर 1 आर्क सेकेंड के इक्वल हो जाए, और आर्क जो था उसमें वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बन जाए, तब जो डिस्टेंस हमें मिलता है उसी को बोलते हैं पार्सेक। इसमें भी यही लिखा है, इन पैरेलक्स मेथड व्हेन पैरेलक्स एंगल बिकम 1 सेकेंड और 1 आर्क सेकेंड and arc become 1 astronomical unit, then the distance obtained is called 1 parsec। ओके, अब इस तरीके से समझते हैं इसको। जैसे ये हमारा सन यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था हमारी अर्थ, जिसका डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारा किसके इक्वल हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड अर्थ एंड सन के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये डी है एंड ये डी है, पर जो ये इनके बीच का जो एंगल बन रहा है दोनों डिस्टेंस के बीच का एंगल थीटा, वो 1 सेकेंड होना चाहिए या फिर 1 आर्क सेकेंड होना चाहिए। थीटा इसमें हमारा क्या हो गया 1 सेकेंड, एंड कैपिटल डी जो है यानी कि आर्क जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल हो गया, तभी हम बोलते हैं इसे पार्सेक। जो डिस्टेंस हमें मिलेगा ये क्या होगा पार्सेक। ओके, स्मॉल टी है, जब हमने इसको स्मॉल टी निकाला तो ये पार्सेक में आया। 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 parsec is greater than 1 astronomical unit। एक ही पॉइंट याद रखना, 1 parsec की जो वैल्यू होती है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के उससे ज़्यादा होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी थी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, एंड यहाँ पर कितनी है पार्सेक की वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। वहाँ 10 की पावर क्या थी 11, यहाँ 10⁻16, तो दोनों में डिफरेंस देख लो, तो इसीलिए पार्सेक की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। अब एक और टर्म है क्या फर्मी। फर्मी इसकी वैल्यू होती है 10⁻−15 मीटर, एंड एक ही टर्म है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग।
1 आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरीके से, फर्मी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं एंड आर्मस्ट्रॉन्ग को A⁻0 इससे डिनोट करते हैं। ये जो दोनों टर्म है ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल्स में ही यूज होती है, तो इनकी वैल्यू को जरूर याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। When the size is very small, then a simple method is applied to measure the distance or length. In this method, we learn to measure the size of a molecule of a liquid. इसमें क्या कह रहा है कि जब साइज बहुत छोटा होता है तब हम एक सिंपल मेथड अप्लाई करते हैं डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करने के लिए। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को एस्टिमेट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास मेथड कैसे होते हैं। इस मेथड के अंदर हम मेजर करेंगे साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड। ये नीचे हमें गिवन है, ये रहा लिक्विड ड्रॉप मेथड। इस मेथड के जरिए हम मेजर करेंगे डिस्टेंस और साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू में थिकनेस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इनटू में थिकनेस। एंड टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स। इसको भी आगे अच्छे से समझेंगे किस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, लिक्विड ड्रॉप मेथड। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ये समझ लो एक कंटेनर है एंड नीचे एक छोटा सा होल है, बहुत माइनर नैरो डिस्टेंस है इनके बीच का। जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी हो गया। और नीचे ये जो रखा हुआ है ये प्लेट है, या कलेक्टिंग प्लेट जिसे कहते हैं, जिसे हम कलेक्ट करेंगे ड्रॉप्स को। एंड इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। ठीक, मेजर करते हैं चलो। अब ड्रॉप का वैसे शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है, लगभग स्फीयर की तरह। तो वॉल्यूम क्या होगा ड्रॉप का, जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड स्फीयर है तो इसका रेडियस भी है, जो रेडियस है इसको हमने आर ले लिया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप कितना आया 4/3 पाई आर क्यूब। एंड रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल्स टू dy/2। ओके, तो ये तो वॉल्यूम निकाला हमने किसके लिए, सिर्फ एक ड्रॉप के लिए। अब हमें चाहिए टोटल वॉल्यूम, सभी ड्रॉप्स के लिए अब हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो एक ड्रॉप के लिए वॉल्यूम हो गया। एंड n से मल्टीप्लाई करने के बाद n क्या है इसमें, सभी ड्रॉप, यानी कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो फॉल हुए या फिर कलेक्ट हुई है प्लेट के अंदर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कलेक्टेड इन द प्लेट इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लेट इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड कलेक्टेड। यानी जो प्लेट के अंदर लिक्विड कलेक्ट हुआ है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, प्लेट का जो एरिया होगा इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की हाइट कितनी। वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू में हाइट, सिंपली। तो एरिया इनटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, हमारे पास क्या आया था टोटल वॉल्यूम n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यही वाला फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, सॉरी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। इसी के जरिए हमारे पास अभी आंसर्स आ जाएंगे। अब एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, जैसे ये रहा 10⁻⁴ drops collected in a collector of length 0.01 meter and breadth
0.02 मीटर up to a height of 0.5 meter. Calculate diameter of a single drop. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10⁴ ड्रॉप्स जो है कलेक्ट हुई हैं एक कलेक्टर के अंदर। एक हमारे पास कलेक्टिंग प्लेट है, उसके अंदर 10⁴ ड्रॉप्स जो है वो गिरी है। उसमें हमने कलेक्टिंग प्लेट के अंदर इतने ड्रॉप्स को कलेक्ट कर लिया, और जो प्लेट है उसकी लेंथ कितनी है 0.01 मीटर और ब्रेथ 0.02 मीटर, एंड हाइट भी गिवन है। हाइट कितनी है 0.5 मीटर। अब कैलकुलेट करेंगे डायमीटर को एक सिंगल ड्रॉप के लिए। हमें ये बोला है कैलकुलेट करने के लिए। चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लगाया हमने, एरिया इंटू में हाइट इज इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया ऑफ द प्लेट इंटू हाइट ऑफ द ड्रॉप and number of drops and 4/3 pi r cube volume of a single drop. Then area कैसे निकालेंगे? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके। लेंथ हमें गिवन थी 0.01 एंड ब्रेथ गिवन थी 0.02, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड मल्टीप्लाई में 0.5 भी था, वो हाइट है। वैल्यूज जस्ट हमने पुट करी है यहाँ पर। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने थे? हमें गिवन थे 10⁴ इतने ड्रॉप्स कलेक्ट हुए प्लेट में आकर के। 10⁴ आ गई एन की वैल्यू। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई, आर की क्यूब। अब आर की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, यानी कि रेडियस निकालना है इसे। तो रेडियस हम निकालते हैं। चलो सब कुछ हमारे पास है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से पॉइंट को हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, अपॉन में 100 आया, अपॉन में 2 जीरो लग गए। यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 जीरो और लगे, एक और पॉइंट हटाया, एक और जीरो लगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन में यहाँ पर कितने आ गए 10⁵, 1 लाख। ओके, 1 2 3 4 5 5 गए, यहाँ पर 5 जीरो लगे अपॉन में। अब यहाँ 10⁴ है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 1 इंटू 2 इंटू 5, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 10। ओके, 10 अपॉन में 1 लाख। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना बचा 1 अपॉन में 10,000। 10,000 मतलब कि 1 अपॉन में 10⁴ कितना बचा हमारे पास 10⁴ है अपॉन में। अब इसे अगर हम ऊपर ले आना चाहे डिनोमिनेटर से, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके आए तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू 10⁻4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब इसको अपॉन में ले गए तो 10⁻⁻4 अपॉन में 10⁻4, इसे भी ऊपर ले आया ऐसे न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर क्या हुई -4। मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होती है, ऐड करने पे क्या आया 10⁻⁻8। अब यहाँ से 3 है अपॉन में, इसको ऊपर भेज दिया, 3 इंटू 10⁻⁻8 आया। अपॉन में हमें आर क्यूब निकालेंगे यहाँ से पहले, तो 4 पाई बचा यहाँ पर, 4 पाई को अपॉन में ले गए तो क्या हुआ 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में 4 पाई इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ओके, अब 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में 4 पाई बचा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। यहाँ पर रख दी हमने वैल्यू 22/7। 22 अपॉन में 7 है, अपॉन में 7 जो है ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में चला गया, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जा करके। 3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। इनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह करा हमने तो 21 अपॉन में 88 इंटू 10⁻⁻8 आया इज इक्वल्स टू आर का क्यूब। हमें तो आर चाहिए, आर क्यूब नहीं चाहिए, तो आर क्यूब को इसे हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में 1/3 से, यानी कि पावर जो है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को।
इसकी पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, 21 अपॉन में 88 इंटू 10 की पावर -8। अभी इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। राइट हैंड साइड में भी आर का क्यूब है, यानी कि आर की पावर 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर की पावर 1, यानी कि आर इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आई, 21 अपॉन में 88 इंटू 10 की पावर -8। इसकी पावर कितनी आई, 1/3। ये निकल गया हमारे पास क्या है, रेडियस। अब डायमीटर अगर चाहिए तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, वो हमारे पास आ जाएगा डायमीटर। उससे सेम वही प्रॉब्लम हमने इसमें, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21/88 इंटू 10⁻⁻8 की पावर, इसकी होल पावर 1/3। तो इस तरीके से हमने रेडियस भी निकाल लिया एंड डायमीटर भी निकाल लिया। ओके, अब एक ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। ये भी सेम इसी तरीके से होगा जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन को करा, सेम ऐसे ही होना है। ये भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 21 इंटू 10⁻⁴ ड्रॉप्स कलेक्टेड इन अ प्लेट कलेक्टर ऑफ एरिया। इसमें हमें एरिया डायरेक्टली गिवन है। ओके, यहाँ पर ये n की वैल्यू हो गई, 21 अप इंटू 10⁻⁴, ये n की वैल्यू हो गई। यहाँ पर ये एरिया गिवन हो गया 0.22 मीटर स्क्वायर, एंड हाइट भी गिवन है 4 मीटर। ओके, कैलकुलेट करना है रेडियस, सिंपली रेडियस को कैलकुलेट करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज को पुट करो, कैलकुलेट कर लो और रेडियस यहाँ से निकल आएगा बस। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो पार्ट बचा है थोड़ा ही है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाऊंगे, सेकंड पार्ट, वो इसके मुताबिक छोटा ही होगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, एंड पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना प्यारे प्यारे, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले। तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे इस चैप्टर को। देन वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री ऑल्सो। हर वीक में एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। सो बोथ सब्जेक्ट्स वी विल कवर, एंड पेशेंस ऐसे ही बनाए रखना बस। थैंक्स।